हेलो दोस्तों, मौर्य हिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक बार फिर से हम एक नए टॉपिक खिलजी वंश के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। खिलजी वंश खिलजी वंश टाइमिंग देख लीजिए, 1290 से लेकर 1320। खिलजी वंश 1290 में प्रारंभ हुआ और 1320 में समाप्त हुआ। तो खिलजी वंश में कितने सुल्तानों ने शासन किया है, इसके बारे में हम लोग एक छोटा सा चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर हैं जलालुद्दीन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनका समय देख लीजिए 1290 से लेकर 96, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 में दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे और 1296 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। नंबर 2 पर देखिए, दूसरे सुल्तान हैं अलाउद्दीन खिलजी। समय सीमा देख लीजिए इनका 1296 से लेकर 1316। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा और 1316 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। 3 नंबर पे देखिए मलिक काफूर। मलिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति था और अलाउद्दीन के जितने भी दक्षिण अभियान होंगे वो मलिक काफूर करेगा। 1316 में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा केवल 37 दिन के लिए। मलिक काफूर केवल 37 दिन के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। इसके बाद 4 नंबर पे देखिए मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा पुत्र है और 1316 में गद्दी पर बैठेगा और 1320 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद 5 नंबर पे देखिए खुसरो शाह। खुसरो शाह जो कि प्रारंभ में एक हिंदू था और इसने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। 1320 में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा और 4 महीने बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी और यहीं से खिलजी वंश का अंत हो जाएगा। तो आज हम लोग जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे कि खिलजी कौन थे। इस विषय में हम लोग जानकारी ले लें। तो खिलजी मूलतः जो थे ये तुर्क थे। तुर्कों की एक शाखा थी निम्न शाखा थी और ये लोग प्रारंभ में तुर्कमेकिस्तान में रहते थे। तुर्कमेकिस्तान में रहते थे। वहां पर एक छोटा सा क्षेत्र पड़ता था, खल्ज क्षेत्र, या मैं कह सकता हूं कि इनका जो कबीला था उस कबीले का नाम भी खिलजी था, इसीलिए इनको खिलजी कहा जाने लगा। अब प्रॉब्लम यह हुई कि ये लोग वहां पर करते क्या थे। तो ये लोग वहां पर कृषि करते थे। ध्यान दीजिएगा, खिलजी भी तुर्क ही थे, लेकिन तुर्कों की जो एक निम्न शाखा होती है उससे रिलेटेड थे। तुर्कमेकिस्तान में एक खल्ज नाम की जगह थी, वहीं पर ये रहते थे और इनके जो कबीला था उस कबीले का नाम खिलजी था। वहां पर ये कृषि करते थे। धन का अभाव था, गरीबी थी और उस समय चूंकि जो भारत था, भारत एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार,
ये सब भारत के पार्ट्स हुआ करते थे और विश्व में भारत को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। तो लोगों का यह मानना था कि यदि हम भारत चलें तो हमारी गरीबी दूर हो सकती। इसी लालच में समय समय पर बहुत से विदेशी आक्रांता भारत की ओर आए, जिसमें शक, हुड़, कुषाण, यवन और ये जितने भी लोग आए हैं, सबसे पहले ये अफगानिस्तान की तरफ से भारत में आए। तो इसी लालच में जो खिलजी थे, ये तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान सबसे पहले आए और ये भारत आना चाहते थे, क्योंकि अफगानिस्तान उसमें भारत का हिस्सा था। तो अफगानिस्तान आए और अफगानिस्तान में आकर वहां पर एक घाटी पड़ती है, हेलमंद घाटी। इसी हेलमंद घाटी में ये बस गए। जब ये भारत आए, इस समय भारत में इल्तुतमिश का शासन हुआ करता था। मतलब जो जलालुद्दीन खिलजी था, जो उसके पूर्वज थे, वो इल्तुतमिश के समय में आए। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी का जो समय है, ये बलबन के समय से शुरू होता है। अभी हम लोग इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि खिलजी कौन थे। ये तुर्क थे, तुर्कमेनिस्तान से आए, अफगानिस्तान में हेलमंद घाटी में बस गए। तो ये करते क्या थे? ये वहां पर कृषि करते थे। कृषि करने के साथ साथ इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार प्रारंभ करने के साथ साथ ये सेना में भर्ती हो गए, सैनिक बन गए। सैनिक बनने के साथ सूबेदार बन गए। जैसे कि जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पहले बुलंदशहर का सूबेदार था, सूबेदार बने। सूबेदार बनने के साथ साथ ये सुल्तान बने। तो एक साधारण से कबीले के व्यक्ति जो कृषि से व्यापार से सैनिक से सूबेदार और सूबेदार के बाद सुल्तान बने और एक विशाल राज्य की स्थापना की। इस लंबे सफर को जो इन्होंने तय किया, इसी को खिलजी क्रांति कहा जाता है। यही खिलजी क्रांति है। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि खिलजी क्रांति क्या है, तो आप बताएंगे कि एक साधारण किसान से एक सुल्तान बनने का जो सफर खिलजियों ने तय किया, इसी को खिलजी क्रांति कहा जाता है। तो आज हम लोग जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में जानकारी लेंगे। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और सुल्तान के पद को ग्रहण किया। एक छोटा सा और पॉइंट है, उस पर हम लोग डिस्कस कर लें। यह है सुल्तान। इस सुल्तान शब्द का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछ रहे कि सुल्तान का अर्थ क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? सुल्तान का अर्थ होता है खलीफा का सहायक या प्रतिनिधि भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये सुल्तान तभी बनते थे जब उनको बगदाद के खलीफा के द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती थी, तब ये सुल्तान बनते थे। तो सुल्तान का अर्थ अगर आपसे कभी कोई पूछ ले तो आप जरूरी से बताएंगे। खैर चलिए, हम लोग जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे चलेंगे और देखेंगे बलबन का कार्यकाल। बलबन के समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मैं कह सकता हूं कि बुलंदशहर का सूबेदार था। उसके बाद जब बलबन की मृत्यु हो गई, तो इसका पोता कैकोबाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कैकोबाद के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जब वो गद्दी पर बैठा तो उसके अंदर बहुत सी गलत आदतें थी, व्यसनी था
व्यभिचारी था, मदिरा पीता था, गलत आदतें थी। अंत में उसको फालिस का अटैक हो गया। लेकिन इसी दौरान कैकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना सेनापति बना दिया। अंत में जब कैकुबाद की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद क्यूमर्स गद्दी पर बैठा, क्योंकि वो उम्र में छोटा था। जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या करके दिल्ली की गद्दी प्राप्त की और 1296 में वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन ने एक महल बनवाया था, उस महल का नाम था लाल महल। ये दिल्ली से थोड़ा सा दूर जहां कुतुब मीनार बना हुआ है उसके जस्ट पीछे लाल महल है। जलालुद्दीन खिलजी इसी लाल महल में जाएगा, लाल महल, और इसी का नया नाम रखेगा किलोखरी। किलोखरी यानी जलालुद्दीन खिलजी किलोखरी को अपनी राजधानी बनाएगा और 1290 से लेकर 91 यानी पूरे 1 वर्ष वो इसी महल में रहेगा, इसी महल में रहेगा। महल में रहने के बाद 1 वर्ष का समय जब बीत जाएगा तो दिल्ली के जो अमीर होंगे और उलेमा ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दिल्ली आने के लिए निमंत्रण देंगे। उनके निमंत्रण को ये स्वीकार करेगा और दिल्ली आएगा। दिल्ली आने के बाद जब ये दिल्ली पहुंचेगा तो जैसे ही ये बलबन के सिंहासन को देखेगा ये रोने लगेगा और ये कहेगा कि मैं बलबन के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। क्यों? क्योंकि इसका कहना है कि मैं बलबन के प्रति बहुत स्वामी भक्त था। जब जनता ये देखेगी कि एक ऐसा सुल्तान जो अपने पूर्व के सुल्तानों के प्रति इतना आदर रखता है, जनता जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के प्रति आश्वस्त हो जाएगी और इसके समर्थन में आ जाएगी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठेगा और गद्दी पर बैठते ही 2 बातें जनता से कहेगा। पहला, गाइडलाइन अपनी जारी करेगा। जब जानते हैं कोई भी नई सरकार आती है तो अपनी गाइडलाइन जारी करती है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी अपनी गाइडलाइन जारी करेगा और 2 बातें कहेगा। क्या कहेगा? मैं स्वैच्छिक जनता पर आधारित राज्य का संचालन करना चाहता हूं, राज्य का संचालन करना चाहता हूं। यानी जो राज्य का जो संचालन होगा वो जनता की स्वेच्छा पर निर्भर होगा। दूसरी बात इसने कहा कि मुझे रक्तपात में विश्वास नहीं है, मुझे रक्तपात में विश्वास नहीं है। इसने कहा, क्यों कहा इसने? क्योंकि जब ये गद्दी पर बैठा तो इसकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी थी। ये 70 वर्ष का बूढ़ा था और बूढ़े व्यक्ति ऑलरेडी उदार होते हैं, उनका खून ठंडा हो चुका होता है। शायद ये रीजन रहा हो या हो सकता है उसका कोई और रीजन रहा हो, क्योंकि इसके पहले के जो राजा सुल्तान आएंगे वो ऐसी बातें नहीं करेंगे। बलवंतुल्लाह रक्त की नीति की बात कर रहा था। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन, इन्होंने तो शासन निरंकुश होकर चलाया, ये कुछ अलग बातें कर रहा है। तो इसका क्या रीजन है? इसका उम्र का रीजन है या इसकी सोच है, पता नहीं। लेकिन ये कहेगा मुझे रक्तपात में विश्वास नहीं है, इसलिए एक नई अवधारणा का विकास होगा। उस अवधारणा का नाम है उदार निरंकुशवाद। उदार निरंकुशवाद, उदार निरंकुशवाद। जैसे जितने भी सुल्तान पहले के आएंगे वो सब निरंकुश होंगे,
पहला ऐसा राजा है जो उदार निरंकुशवाद को लेकर आएगा और कहेगा मुझे रक्तपात में विश्वास नहीं है। इसके बाद फिरोज तुगलक आएगा, जिसके साथ में एक शब्द आपको मिलेगा कल्याणकारी निरंकुशवाद। तो निरंकुशवाद, उदार निरंकुशवाद, कल्याणकारी निरंकुशवाद, तो उदार निरंकुशवाद के साथ में आएगा। क्यों उदार निरंकुशवाद इसके साथ में लगा? क्योंकि जिन जिन लोगों ने इसके समय में विद्रोह किए उनको इसने माफ कर दिया। जो चोर और लुटेरे थे उनको इसने दावत पे बुलाया, उनको इसने माफ कर दिया। जो लोग इसके विरोधी थे उनको भी इसने माफ कर दिया। जिनको सजा होने वाली थी उनकी सजा को माफ कर दिया। इसने कहा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्यों मैं शांति के साथ राज्य को चलाना चाहता हूं, सुकून के साथ राज्य को चलाना चाहता हूं। शायद इसीलिए इसने उदार निरंकुशवाद का समर्थन किया या उसको लागू किया। उदार निरंकुशवाद के साथ में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने पहली बार उन सैनिकों को, यानी सभी प्रकार के सैनिकों को, यानी योग्यता के आधार पर सैनिकों की भर्ती की, यानी योग्यता पर बल दिया। इसके पहले के जो सुल्तान होते थे वो सेना में सिर्फ तुर्क लोगों को भर्ती करते थे, लेकिन खिलजी ने ऐसा नहीं किया। खिलजियों ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने सेना की भर्ती में योग्यता पर बल दिया और भारतीय और तुर्क और गैर तुर्क सभी प्रकार के मुस्लिमों को सेना में भर्ती किया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? पहली बार खिलजियों ने हिंदुओं को भी उच्च पद प्रदान किया। हिंदुओं को भी उच्च पद प्रदान किया। पहली बार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हिंदुओं को भी उच्च पद प्रदान किया, योग्यता पर बल दिया और शांति के साथ राज्य चलाने का निर्णय लिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 70 साल की उम्र में राजा बना, बूढ़ा हो चुका था। इसने गद्दी पर बैठते ही राज्य के नियमों में ढील बरतनी शुरू कर दी। जो राज्य के नियम थे, जो कठोर नियम थे, उनको सरल कर दिया। इससे क्या हुआ कि राज्य में विद्रोह होने लगे। जलालुद्दीन खिलजी को खिलजी वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अक्सर लोग अलाउद्दीन खिलजी को लिखकर चले आते हैं। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तो इसके राज्य में विद्रोह होने लगे। आइए देखिए कौन कौन से विद्रोह हुए। पहला विद्रोह इसके राज्य में हुआ मलिक छज्जू का। मलिक छज्जू, इसने 1290 में विद्रोह किया। मलिक छज्जू कौन था? मलिक छज्जू कड़ा व मानिकपुर, एक क्षेत्र पड़ता है जो इलाहाबाद के बगल में है, कड़ा और मानिकपुर। यहां पर माता रानी का कड़ा गिरा था, तो ये क्षेत्र बड़ा ही फेमस है, कड़ा और मानिकपुर। तो मलिक छज्जू कौन था? बलवन का भतीजा था। बलवन का भतीजा था। और 1290 में इसने क्या किया? विद्रोह कर दिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कड़ा मानिकपुर में विद्रोह में इसने क्या किया? खुतबा, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के जारी किए। मलिक छज्जू को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सामने इनको लाया गया, जंजीरों में बांधकर। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसको छोड़ दिया। शाम को बैठकर इसको खाना खिलाया और इसको माफ कर दिया। लेकिन इसकी जगह पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार बना दिया। अर्थात इसको कड़ा और मानिकपुर नहीं दी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा भी था और दामाद भी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की एक पुत्री थी जिसका नाम था मलिकाए जहां।
इसने अपनी पुत्री की शादी अलाउद्दीन खिलजी से कर दी और उसको अपना दामाद भी बना लिया और इसको गढ़ और मानीपुर का सूबेदार बना दिया। दूसरा विद्रोह एक व्यक्ति था जिसका नाम था ताजुद्दीन। ताजुद्दीन ने विद्रोह किया। जलालुद्दीन खिलजी ने ताजुद्दीन को भी माफ कर दिया। तीसरा विद्रोह एक फकीर थे जिनका नाम था सिद्दी मौला। सिद्दी मौला ये फकीर थे, ये ईरानी थे, ईरान के रहने वाले थे। कुछ लोगों ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को समझाया कि सिद्दी मौला विद्रोह कर रहा है और वो स्वयं सुल्तान बनना चाहता है। कुछ इस बात को लेकर जलालुद्दीन खिलजी अचानक से इसका माथा फिर गया और इसने अपने हाथी के द्वारा हाथी के पैरों के नीचे इसको कुचलवा दिया सिद्दी मौला को। हालांकि एक अपवाद के रूप में लिया जाता है कि वो तो एक उदार व्यक्ति था, उदार निरंकुशवाद की स्थापना की थी, लेकिन एक अपवाद के रूप में लिया जाता है। हालांकि इसके बाद जितने भी लोग आएंगे, जो चोर वगैरह होते हैं, जो चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, इनको वो पकड़वाएगा। पकड़वाने के बाद इनको दावत देगा, दावत खिलाने के बाद इनको बंगाल भेज देगा, कहेगा जाओ बंगाल चले जाओ और वहां पर सुकून से रहो जाकर, यहां पर चोरी करने की जरूरत नहीं है। और ये अपने अमीरों को, उलेमाओं को हमेशा खुश करने का प्रयत्न करेगा। जलालुद्दीन खिलजी को मंगोल विशेषज्ञ भी कहा जाता है। मंगोल विशेष पहला ऐसा सुल्तान था जो मंगोल विशेषज्ञ था। क्यों? क्योंकि उस समय मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे। बलवन के समय में मंगोल आक्रमण हुए थे जिनको विफल करने में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का विशेष रोल रहा। इसे पता था कि किस तरीके से मंगोलों को हराया जाता है। मंगोल विशेषज्ञ था। इसके समय में पहली बार अब्दुल्ला नामक एक मंगोल नेता था, इसका आक्रमण हुआ था। अब्दुल्ला का आक्रमण हुआ था, यह मंगोल था। अब्दुल्ला का आक्रमण हुआ और इसने अब्दुल्ला को अपना पुत्र कहा था, क्योंकि ये उदार निरंकुशवाद अपना रहा था। इसने अब्दुल्ला को बुलाया, उसने कहा तुम तो मेरे पुत्र हो, तुम युद्ध क्यों कर रहे हो? युद्ध को बंद करो और जो चाहते हो वो मुझसे ले लो। इस प्रकार इसने अब्दुल्ला के आक्रमण को विफल किया, संधि की समाप्त किया। इसी के समय में एक दूसरा मंगोल आक्रमण हुआ था उलुग खां के नेतृत्व में। इसने उलुग खां के आक्रमण को विफल किया और उस समय उलुग खां के साथ 4000 मंगोल आए थे भारत। इसने उलुग खां को समझाया और संधि के लिए विवश किया। इसने कहा मैं रक्तपात नहीं करना चाहता। उलुग खां इसकी बातों को समझ गया और उसने अपने 4000 समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। इस्लाम धर्म इन लोगों ने अपना लिया, मंगोलों ने। और जलालुद्दीन खिलजी ने इन मंगोलों के लिए दिल्ली में एक नगरी बसाई जिसको मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। और यह नगरी आज भी दिल्ली में स्थित है। आज भी, जहां से आप पार्टी की विधायक अशोक लांबा जी हैं, आज भी वहां पर विधायक हैं वो। तो मंगोलपुरी नगरी है, आज भी स्थित है। तो ये मंगोलों के लिए बसाई गई। जलालुद्दीन ने कहा युद्ध करने से क्या फायदा, जो तुम्हारी मांगे हैं, जो तुम्हारी शर्तें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, मैं उनको पूरी करूंगा और मेरे साथ रहिए। और मंगोलपुरी नगरी बसाई जहां पर ये मंगोल रुके। और इन मंगोलों ने जब इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया तो इनको नवीन मुसलमान कहा गया। इन्हीं मंगोलों को नवीन मुसलमान के नाम से जाना गया। इसके बाद देखिए जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने पहला आक्रमण रणथंभौर पे किया। वहां का राजा हमीर देव था। हमीर देव राजा था। जब ये रणथंभौर को नहीं जीत पाए
काफी दिनों तक इन्होंने घेरा डाले रखा, लेकिन इसका किला बहुत ही मजबूत था। तो जब ये रणथंभौर को नहीं जीत पाए तो इन्होंने कहा, एक स्टेटमेंट जारी किया कि एक किले के लिए मैं अपने किसी एक मुसलमान सैनिक का रक्त नहीं बहा सकता। किसी एक किले से ज्यादा हमारी एक मुसलमान सैनिक का रक्त महत्वपूर्ण है। अगर हम शक्तिशाली रहे और बचे रहे तो ऐसे हजारों किले जीत लेंगे। और इन्होंने अभियान को वापस कर लिया। इसके बाद 1292 में इन्होंने अपने दामाद अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में भिलसा पर आक्रमण किया और ये आक्रमण एक सफल आक्रमण था। 1292 में यहां से इनको अपार धन संपदा प्राप्त हुई। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, जो कि इसका भतीजा था और दामाद भी था, कहीं ना कहीं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से अप्रसन्न रहता था। क्यों प्रसन्न रहता था? क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उदार निरंकुशवाद का समर्थक था। लोगों को क्षमा कर देता था, लोगों को क्षमा कर देता था। अलाउद्दीन खिलजी इस बात से बहुत रुष्ट था। उसको लगता था कि कहीं ना कहीं ये नीति जो हमारे चाचा जी ने अपनाई है, ये खिलजियों के लिए घातक है। इस नीति के द्वारा हम खिलजी, जो एक कृषि करते करते हम लोग एक सुल्तान के पद पे पहुंचे हैं, हम लोगों ने जो एक राज्य बना लिया है, वो हमारे हाथ से राज्य चला जाएगा। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक गुप्त योजना बनाई। अपने सैनिकों के द्वारा एक गुप्त योजना बनाई। योजना बनाकर अलाउद्दीन खिलजी 1296 में एक क्षेत्र पड़ता है देवगिरी, जो कि दक्षिण भारत में है। आज वर्तमान में ये महाराष्ट्र में है। उस समय जो देवगिरी था, भारत का सबसे धन संपन्न और वैभवशाली राज्य था, क्योंकि यहां से पूरे भारत में व्यापार होता था। मोती और हीरो के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि यहाँ पर इतनी प्रचुर संपदा और दौलत थी कि प्रत्येक पूरे महल में लमसम हर कमरे में बक्सों में रुपया, सोना, चांदी सब भरा हुआ था। यहाँ के एक राजा थे, राजा रामचंद्र देव। राजा रामचंद्र देव ये यादव वंशी राजा थे और यहाँ पर शासन कर रहे थे। अलाउद्दीन ने क्या किया? चुपचाप बिना बताए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बिना बताए, इन्होंने देवगिरी पर 1296 में अटैक किया और अपनी सेना को लेकर के चले और ये कह करके चले कि हम लोग व्यापार करने जा रहे हैं। उस समय राजा रामचंद्र देव देवगिरी में उपस्थित नहीं थे, एब्सेंट थे और पड़ोस के किसी राज्य पर युद्ध करने गए थे। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना के साथ महल देवगिरी पहुंचा, इसने अचानक से महल पर हमला कर दिया और महल को कब्जे में ले लिया। यह बात राजा रामचंद्र देव को नहीं पता थी। जब ये वापस आए तो इन्होंने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने महल पर आक्रमण कर दिया है और महल को कब्जे में ले लिया है, जिससे राजा रामचंद्र देव घबरा गया और इसने संधि की बात की। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मुझे तुम्हारे राज्य से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे केवल धन और दौलत से इंटरेस्ट है। आप मुझे धन दे दीजिए, हम वापस चले जाएंगे। राजा रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी को धन संपदा दे दी और कहते हैं कि घोड़ों, ऊंटों और हाथियों से इतनी संपदा लाद कर लाई गई थी कि घोड़े ऊंटे कम पड़ गए थे संपदा लादने के लिए। वो संपदा लेकर के अलाउद्दीन खिलजी कड़ा पहुंचा। कड़ा पहुंचने के बाद अब ये बात धीरे धीरे जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता चली, क्योंकि ये बात अलाउद्दीन जानता था कि जब ये बात जलालुद्दीन को पता चलेगी तो कहीं ना कहीं हो सकता वो नाराज भी हो जाए। हालांकि वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की उदार निरंकुशवाद की नीति से परिचित था। उसने अलाउद्दीन खिलजी ने कि कहीं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाराज ना हो जाएं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को एक चिट्ठी लिखी, एक लेटर लिखा। उस लेटर में लिखा कि प्रिय चाचा, मैं मानता हूं कि ये मेरी गलती है कि मैं बिना पूछे आपसे मैंने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वहां से जो अतुल संपदा मुझे प्राप्त हुई है मैं उसे आपको सम्मान सहित देना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं और वो शर्त ये है कि आपको कड़ा आना होगा
मानिकपुर आना होगा, यहीं पर हम उस संपदा को आपको देंगे। और दूसरी शर्त यह है कि आपको निशस्त्र आना होगा। इस समय जलालुद्दीन खिलजी का एक कोतवाल था, कोतवाल, उस कोतवाल का नाम था अलाउल मुल्क। अलाउल मुल्क ये उस समय दिल्ली का कोतवाल था। जब ये बात कोतवाल को पता चली, उसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से कहा कि कहीं ना कहीं कुछ ताल में काला है, जो इन्होंने आपको, जिनको आना तो दिल्ली चाहिए था, ये आपको कड़ा मानिक को बुला रहे हैं, ये भी बात गलत है। और दूसरी शर्त इन्होंने रखी है कि बिना शस्त्र के आपको आना है, ये भी बात गलत है। तो कहीं ना कहीं सुल्तान, आपसे मेरा निवेदन है कि आप मिलने जा रहे हैं तो कोई छोटा सा हथियार, खंजर आप जरूर रख लें। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा नहीं, वो मेरा भतीजा है, वो मेरा दामाद है, वो मुझे कुछ नहीं कहेगा, मुझे प्रिय है, मैं उससे मिलने जाऊंगा। इस प्रकार अलाउल मुल्क यानी कोतवाल और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी काड़ा पहुंचते हैं। जैसे ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नदी के पार जाता है अलाउद्दीन से मिलने, वैसे ही अलाउद्दीन हाथों को आगे बढ़ाता हुआ कहता है, चाचा आओ गले मिलें। और जैसे ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन से गला मिलता है, अलाउद्दीन जो कि पहले से तैयार था, खंजर को निकालता है, जलालुद्दीन के सर को पकड़कर, बालों को पकड़ लेता है और गले पर चाकू से वार करता है। चाकू से वार करने के बाद जलालुद्दीन खिलजी चिल्लाता हुआ नदी की ओर भागता है और कहता है, अलाउद्दीन धोखेबाज, तूने ये मुझे क्या किया, तूने तो मेरे साथ धोखा कर दिया। इधर जब वो नदी की ओर भागता है, अलाउद्दीन खिलजी, इसका एक सैनिक होता है, जिस सैनिक का नाम है सलीम। सलीम की तरफ इशारा करता है। सलीम जलालुद्दीन खिलजी पर अटैक करता है और इसी के साथ अलाउद्दीन का एक अंगरक्षक होता है, जिसका नाम है इख्तियारुद्दीन हुद तलवार निकालकर जलालुद्दीन का सर काट लेता है और कहते हैं कि उस सर को 20 दिनों तक कड़ा, मानिकपुर और अवध की सीमाओं में घुमाया जाता है। इतिहासकार हबीब लिखते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिनकी हत्या हो जाती है अलाउद्दीन के द्वारा, उनके रक्त, मस्तक से रक्त की जो बूंद होती है वो भी टपकना बंद नहीं होती है। उधर अलाउद्दीन खिलजी अपना ताजपोशी कर लेता है, सिंहासन पर बैठ जाता है और अपने सर पर ताज को ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी की बड़ी ही बेरहमी से अलाउद्दीन खिलजी हत्या कर देता है और वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इसके बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठता है और पहले ही दिन जब वो पहुंचता है दरबार में, तो उन लोगों को बुलाता है जिन लोगों ने उसको सुल्तान बनने में मदद प्राप्त की थी, यानी जिन लोगों ने जलालुद्दीन खिलजी की से गद्दारी की थी, उनको वो बुलाता है, क्योंकि उनको प्रारंभ में वो धन देता है। जब ये लोग अलाउद्दीन खिलजी की मदद कर रहे होते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी उन अमीरों और उलेमाओं को धन देता है, उन्हीं को वो उस दिन फिर से बुलाता है और उनको एक लाइन में खड़ा करता है। खड़ा करने के बाद उनके हाथ में एक एक तस्तरी देता है। अमीरों और उलेमाओं को लगता है कि आज शायद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी खुश हो गया है और आज मुझे खूब ढेर सारे हीरे जवाहरात मोती और देगा। लेकिन अलाउद्दीन अपने जल्लाद को इशारा करता है और वे सारे लोग जिन्होंने अलाउद्दीन को सुल्तान बनने में मदद की थी, मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से गद्दारी की थी, उनका सर कटवा देता है और कहता है कि जब मेरे इतने प्रिय चाचा, भले मैंने उनकी हत्या की है, लेकिन वो इतने सीधे थे, वो इतने अच्छे थे, जिन्होंने उदार निरंकुशवाद अपनाया, जिन्होंने रक्तपात का समर्थन नहीं किया, जिन्होंने जीवन भर तुम लोगों को खुश करने का प्रयास किया, आप उनके ना हो सके तो तुम हमारे क्या हो सकोगे। इस प्रकार उसने उन सभी लोगों का सर कटवा दिया। और अब बात बचती है कि उसने अलाउल मुल्क का सर क्यों नहीं कटवाया, क्योंकि अलाउल मुल्क ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के साथ गद्दारी नहीं की थी, वफादारी की थी। अलाउल मुल्क तो अंत समय तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को यह समझाता रहा कि बिना हथियार के मत जाओ,
उन्होंने उसको बचाने का प्रयास किया। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउल मुल्क को मारने का प्रयास नहीं किया और इसे दिल्ली का कोतवाल ये पहले भी था और इसे कोतवाल बने रहने दिया। तो इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई और अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1316 तक शासन करेगा। तो अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए और अपना समर्थन और प्यार भी प्रदान करते रहिए। थैंक यू।